गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट या ऐसे कौन से ऐसे जो टेस्ट हैं, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हैं या जो और अदर टेस्ट हैं, या जो श्रद्धा मर्डर केस जो अभी पिछले साल हुआ था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन सब के बारे में कौन कौन से टेस्ट हुए थे, उन सारे टेस्टों पे हम बात करेंगे। और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आज बहुत ज़्यादा चलन में है, वो कितने परसेंट तक अच्छा काम करते हैं, कितने परसेंट तक नहीं काम करते हैं। अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन में वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, चीज़ों कड़ियों को जोड़ने में, चीज़ों तक पहुंचने के लिए, तो आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान में देखते हुए अलग अलग मीडिया हाउसेस अपनी रिपोर्टिंग के समय आम जनता भी किसी अपराध के संदिग्ध के पकड़ते ही न्यायालय के समक्ष उनके नार्को परीक्षण की गुहार करने लगती है। जैसा कि पिछले साल हुए श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पूनावाला के लिए जनता द्वारा ऐसे परीक्षण की मांग की गई थी। बाद में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके पीछे आम जनता को यह मानना है कि इस परीक्षण के बाद सच्चाई सामने निश्चित रूप से ही आ जाएगी, जबकि ऐसा 100% सत्य नहीं है। इस कारण यह हमेशा एक विवाद का विषय बना रहा हुआ है। हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के मूल अधिकार और मानव अधिकार पर एक अतिक्रमण है या नहीं। भारत में नार्को एनालिसिस रिपोर्ट कोर्ट में प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। नार्को टेस्ट है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको हम शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर समझने की बात करते हैं तो देखो, जो नार्को टेस्ट है, ठीक है, परीक्षण है जिसको बोलते हैं, प्रयोग किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा अधिकतर आपराधिक मामलों में नार्को परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो टेस्ट होता है किया जाता है। हालांकि बहुत कुछ कम, किंतु यह भी संभव है कि नार्को टेस्ट के दौरान भी व्यक्ति सच ना बोले। इस टेस्ट में व्यक्ति को ट्रूथ सीरम इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, उसको तैयार किया जाता है टेस्ट के लिए, जिससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलता है। नार्को विश्लेषण एक फोरेंसिक परीक्षण होता है जिसे जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और फोरेंसिक विशेषज्ञ, ऑडियो वीडियोग्राफर और वह अन्य सहायक नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति में किया जाता है। इसके द्वारा ही बनाई रिपोर्ट को बाद में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। परीक्षण के पीछे विज्ञान क्या है, क्या इसके पीछे विज्ञान का जो नीति क्या है, क्या सोच होती है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो नार्को परीक्षण करने के लिए सोडियम पेंथोथॉल, सोडियम एमेटल, एथेनॉल, बार्बोचेरेट्स, स्कोपोल, अमाइन, टेफाजेमैन आदि को आसुत जल में मिलाया जाता है। परीक्षण के दौरान व्यक्ति को सोडियम पेंथोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्ति को दवा की मात्रा उसकी आयु, जेंडर और स्वास्थ्य, शारीरिक और परिस्थिति के आधार पर दी जाती है। यदि परीक्षण के दौरान अधिक मात्रा दे दी जाए तो वह कोमा में जा सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर देते हुए पूरी तरह से व्यक्ति होश में नहीं होता है और इसी कारण से वह प्रश्नों के सही उत्तर देता है, क्योंकि वह उत्तरों को घुमा फिरा कर पाने की स्थिति में, देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता है। इस ड्रग के प्रभाव से न केवल वह अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है, बल्कि उसकी तार्किक बुद्धि, जो तार्किक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बिल्कुल कार्यशील नहीं होती है। ऐसे तरीके से व्यक्ति को सम्मोहन अवस्था में डाल दिया जाता है, जिससे वह अपनी तरफ से अधिक कुछ नहीं बोलने की स्थिति में होता है, बल्कि पूछे गए सवालों के बारे में ही कुछ बोल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नार्को टेस्ट में व्यक्ति हमेशा सच ही कहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सच ही मात्रा में, मतलब सच की मात्रा में थोड़ी बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है। नार्को परीक्षण के अलावा सच उगलवाने के लिए एक पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट शारीरिक जांच का दूसरा रूप है, लेकिन इस टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। इसके बजाय रक्तचाप, नाड़ी की दर, श्वास, पसीने की ग्रंथियों और रक्त प्रवाह को मापने के कारण उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो या सच कह रहा है, इसकी गणना करने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है।
देखा गया कि नार्को टेस्ट के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। इस टेस्ट के बाद व्यक्ति को चिंता, स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। कुछ मामलों में नार्को टेस्ट के बाद लंबे समय तक एंजाइटी और कमजोर याददाश्त भी रिपोर्ट हुई है। हालांकि इसका कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कोर्ट और संबंधित एजेंसी से भी पूर्व आज्ञा लेना अति आवश्यक हो जाता है। भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति, अगर हम ये बात करते हैं तो भारतीय संविधान में व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में जीने में आवश्यक हैं, जिसमें अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म दोषारोपण, सेल्फ इनक्रिमिनेशन से अभियुक्त व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है। वह अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के इसके तहत किसी भी अपराध को आरोपी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका संरक्षण उसी व्यक्ति को मिल जा सकता है जो किसी अपराध का अभियुक्त हो। ऐसे अभियुक्त पर स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने को बाध्य किया हो, अंतिम साक्ष्य उसी अपराध के संबंध में मांगा गया हो जिसका उस पर आरोप हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध पुलिस और न्यायालय के समक्ष साक्षी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति या अपराधी को मिलने वाला एक मूल अधिकार है जिसका राज्य या अन्य प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उल्लंघन किया जाना स्वीकार नहीं है। यदि हम नार्को परीक्षण का मूल अंतर्गत को समझते हैं तो प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को इंजेक्ट कर उसे स्वयं अपराध के संबंध में सब उगलवाया जाता है। साथ ही यह व्यक्ति के निजी ज्ञान को भी उजागर करने के लिए बाध्य करता है, इसलिए यह उसकी निजता का भी उल्लंघन करता है। इसलिए इसकी वास्तविकता और वैधानिकता सदैव एक प्रश्नगत विषय बनी हुई है। इसके अंतर्गत भी भारत में प्रतिबंधित नहीं होने के कारण इसका उपयोग भी एक अभ्यास के तौर पर किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप कुछ निर्णयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट टेस्ट के पक्ष में मत दिया, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि यदि नवीनतम तकनीक से किसी अपराध के संबंध में कोई तथ्य की सूचना मिलती है तो उसे नकारना उचित नहीं है। हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मौजूद है जो नार्को टेस्ट के विषय में चर्चा करता हो। तदुपरांत ऐसे तकनीकी परीक्षणों को विधिक प्रावधानों से दूर रखना उचित नहीं है। उदाहरण स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष मामलों में नार्को टेस्ट की आज्ञा दी थी, जैसे भारतीय वर्ष 2002 के गोधरा कांड में, 2003 के अब्दुल करीम तेलगी पेपर स्कैम में और हैदराबाद 3 टावर बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में भी नार्को टेस्ट की आज्ञा दी गई थी। वहीं रोजो जॉर्ज बनाम पुलिस अधीक्षक के मामले में भी नार्को टेस्ट की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में अपराधी अपराध करने के लिए बहुत परिष्कृत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसलिए अपराधियों से पूछताछ और जांच की पारंपरिक तरीका समाधान के लिए सफल नहीं होगा और इसके लिए पॉलीग्राफ, ब्रांड मैपिंग और नार्को टेस्ट एनालिसिस जैसी कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सेल्बी मुरुगेसन बनाम भारत राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत निर्धारित किया कि आरोपी व्यक्ति की सहमति के बिना आरोपी व्यक्ति पर नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं किया जा सकता। इस मामले में अदालत के सामने सवाल था कि क्या आरोपी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि उस प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो कि आरोपी से पूछा जाना है। क्या आरोपी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखती है या निर्दोष साबित करने की दंड विधि के तहत पुलिस अधिकारी को साक्ष्य एकत्र की शक्ति है। इसी प्रकार अभियुक्त का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना भी सबूत इकट्ठा करने का एक हिस्सा है। नार्को टेस्ट का साक्षिक मूल्य, अगर साक्षिक मूल्य की बात करते हैं तो नार्को टेस्ट को लेकर कई बार ऐसे साक्ष्य मूल्य के विषय में सवाल उठते हैं। अब तक हुए नार्को टेस्ट के इतिहास को देखें तो यह जरूर नहीं है कि हर टेस्ट में पुलिस या जांच एजेंसी को सफलता ही मिली हो। जैसे 26/11 मुंबई हमला और स्टैम्प घोटाला की जांच में नार्को टेस्ट से सच उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, लेकिन आरुषि मर्डर केस में इस परीक्षण में कामयाबी नहीं मिल सकी।
टेस्ट में व्यक्ति ने मिली जानकारी के आधार पर पुलिस या एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसके आधार पर भी सबूतों को जुटाया जाता है। इस टेस्ट के सक्सेस रेट को लेकर अक्सर विशेषज्ञों की अलग अलग राय होती है। कहना उचित होगा कि भारत में नार्को एनालिसिस रिपोर्ट न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जिस प्रकार धारा 24, 25 और 26 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकृति विसंगत है, उसी प्रकार नार्को टेस्ट का भी कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐसा बयान अभियुक्त द्वारा अर्धचेतन अवस्था में दिए जाते हैं और जो कि कोर्ट में स्वीकार नहीं है। हालांकि कोर्ट चाहे तो साक्ष्य और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसे सीमित स्वीकार्यता प्रदान कर सकती है। जैसे कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ये 2010 का मामला है। 1974 के मामले में क्या था, परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को इकबालिय बयान नहीं माना जा सकता है, परंतु अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप किसी तथ्य का भौतिक वस्तु के विषय में इस साक्ष्य के रूप में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया जा सका। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसे बयानों को धारा 27 में प्राप्त जानकारी के रूप में बरता जा सकता है, क्योंकि ऐसे बयानों से मिली जानकारी मात्र संपोषक साक्ष्य होती है जिन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। परंतु आवश्यक है कि अभियुक्त ने ऐसे टेस्ट की स्वयं स्वीकृति दी हो। यदि ऐसे टेस्ट का परिणाम भय या धमकी से प्राप्त किया जाए तो मामले में उसका कोई उपयोग नहीं है। निष्कर्ष, भारत के अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखिए, भारत के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के निदेशक की अध्यक्षता में अगर बनी विशेषज्ञों की समिति ने विचार व्यक्त किया कि यह परीक्षण मानव उत्पीड़न युक्त है। उन्हें ऐसे जांच उपकरण के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाना चाहिए। परंतु हम यह भी मानते हैं कि कानून एक जीवित प्रक्रिया है जो समाज, विज्ञान और नैतिक आदि के परिवर्तन के अनुसार बदलती है। कानूनी प्रणाली को विज्ञान के होने वाले विकास और प्रगति को तब तक आत्मसात करना चाहिए कि तब तक मौलिक कानून सिद्धांतों का उल्लंघन न करे और समाज की भलाई के लिए हो। केंद्र सरकार को नार्को विश्लेषण जो होता है उस पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक स्वच्छ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रति भारत का प्रतिबद्धता दांव पे है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी और जिस पर हमने आप लोगों ने समझा जो नार्को टेस्ट, जो हर लोगों के मुंह से हम सुनते हैं नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है, इसके बारे में आज हमने खुल के बात किया और एक एक पॉइंट बना के बात किया ताकि हर ये वीडियो सुनने वाले, देखने वालों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा बनाया जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि ये जो अभी आपको ऑडियो में सुना रहा था ये चूँकि इंग्लिश में है और इसको मुझे पता है जितने भी मेरे क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं वो सारे हिंदी वाले हैं। तो चूँकि हम लोगों की जो हैबिट बन गई है ना वो सीधा इंग्लिश की बन गई है, तो उसको थोड़ी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आपको बताना थोड़ा हो सकता है शब्दों में त्रुटि आई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ, रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।